कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ते होंगे। सभी बच्चों को हमारे तरफ से एक बार फिर जो है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे, जारी रखे होंगे। क्या किया जाए, देखा जाए तो मुश्किल तो है, समस्या तो है। इस समस्या में ही हम लोग को अपने मुकाम तक पहुंचना है। मैं बार बार आप लोगों से कहता आया हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि संघर्ष जितना ही बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। और सफलता आसानी से नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिसमें हम लोग अगर किसी पर भरोसा किए होंगे लेकिन वो भरोसा तोड़ देता है, उम्मीद उससे हट जाती है। लेकिन खुद को अपने पैरों पर चलकर जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो हमें इस बात का अनुभव होता है और हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं जो है होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इंतजार करते रहिए कब स्कूल खुलता है। हालांकि स्कूल खुलने के संकेत मिल चुके हैं। अगले चरण में स्कूल खुल जाएंगे क्योंकि अनलॉक 1 चल रहा है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल खुलने की अनुमति मिल गई है। अगले दूसरे चरण में हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, संस्थान सारे खुल जाएंगे। तो फिर एक बार हम लोग अपने पढ़ाई को गति दे सकेंगे। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को मेहनत से पीछे नहीं हटना है और समय के दायरा को बढ़ाकर हमें थोड़ा सा संघर्ष करना है अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। अगर स्कूल खुल जाता है तो एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। प्रयास थोड़ा सा हम लोग ज्यादा करेंगे, आप लोग भी प्रयास करिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक केवल जो है मार्गदर्शन का काम करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलने और न चलने का जो है आप लोगों का संकल्प होना चाहिए। यदि आप लोगों ने अपने मन में ये बातें बैठा लिया कि हमें किसी भी तरह से अच्छे रिजल्ट लाना है तो आप लोग जो है संघर्ष करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। श्योर है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस बार के बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था। हालांकि जो भी कुछ हुआ, जितना जो पढ़ता है, जितना जो पढ़ेगा उतना उसको प्राप्त होगा। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल अच्छे रिजल्ट आया है और कोशिश करिए कि आगे आप लोगों का सबसे सुपर रिजल्ट हो। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे होंगे, पीयूष होगा, प्रियांशु होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, 2-3 महीना हो गया, हम लोग होंगे। अब देखेंगे तब ना। तो चलिए, मैं आप लोगों को टॉपिक जो लिया था भारत में राष्ट्रवाद, एक बार फिर अब राष्ट्रवाद पर चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक जो अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना के प्रति या राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह एक ऐसी भावना है जिसमें किसी राष्ट्र के लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आजादी के लिए एकता दिखाते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इस प्रकार यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका प्रभाव भारत में भी स्पष्ट देखने को मिला। 1857 की जो फ्रेंच क्रांति थी वो उसी का जो है परिणाम था। कहीं न कहीं वो यूरोप के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित था, प्रभावित था।
जिसको लेकर भारत में भी इसकी जो है स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। भारत में जब राष्ट्रवाद शुरू हुआ, भारत के लोगों के भीतर जागृति उत्पन्न हुई, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम लोगों के राष्ट्र पर हमारा अधिकार है, हमें विदेशी हुकूमत को यहाँ से समाप्त करना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा जो है खिलाफत और असहयोग टॉपिक तक मैं आप लोगों को पढ़ाया था। जैसा कि आप जानते हैं, देखते रहिए किताब, मैं इसका सारांश बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। खिलाफत और असहयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1920-21 में तुर्की के हार के पश्चात महात्मा गांधी और भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति जो है नाराजगी उत्पन्न हुई, क्योंकि धुरी राष्ट्र की ओर से तुर्की शामिल हुआ था और मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित कर दिया था। पराजय के बाद भी तुर्की का जो सम्राट था, जो खलीफा कहा जाता था, उस खलीफा के साथ अंग्रेजों ने अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर इसका पूरे के पूरे दुनिया में जो है इसकी जो है आलोचना हो रही थी, जिसका भारतीय मुसलमानों ने भी जमकर बहिष्कार किया। और महात्मा गांधी को यही समय था जब हिंदुओं और मुसलमानों को साथ साथ मिलाकर अपने असहयोग आंदोलन पर गति दे सके। महात्मा गांधी ने इस अपॉर्चुनिटी का अवसर उठाया, इस अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने मुसलमानों के इस असहयोग में जुड़ने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। अब हम असहयोग की बात करते हैं। असहयोग का मतलब होता है अवसर लगा हुआ है, का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम भारतीय अंग्रेजों की कोई भी सहायता नहीं करेंगे। चूंकि अगर अंग्रेजी हुकूमत यहाँ चल रही है, अंग्रेजी व्यवस्था यहाँ चल रही है, तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग भारतीयों का है। अगर सारे के सारे भारतीय अंग्रेजों से अपना सहयोग वापस ले ले, अंग्रेजों को अपना सहयोग न दे, तो बहुत जल्दी हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार के कुछ मैंने कार्यक्रमों को बताया कि कैसे जो है इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे कार्यक्रम अपनाया, कुछ ऐसा जो है सिस्टम अपनाया कि ताकि यह असहयोग आंदोलन सफल हो सके। लेकिन इसमें भी कई परेशानियां आने लगी। देखा जाए तो महात्मा गांधी का यह असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हिंसक गतिविधियों के तहत भारत में कोई ऐसा जो है स्थिति उत्पन्न हो जाए ताकि अंग्रेज फिर हम लोगों से नाराज हो जाए और हमें स्वराज न दे सके। इसके लिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो है हथियार बनाया और इसी के तहत सारे लोगों को अपने इस आंदोलन में, ग्रामीण स्तर तक भी लोगों को इस आंदोलन में जोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो है अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी कपड़ों को जो है आग के हवाले किया गया। जो बच्चे, जो भारत के बच्चे थे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनके अभिभावकों से जो है विनय किया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें, ताकि अंग्रेजों को लगे कि हम उनसे बेहद नाराज है। भारतीय वकील कचहरी जाना बंद कर दिए, उसके स्थान पर एक महापंचायत का जो है गठन किया गया। ग्रामीण स्तर पर ही छोटे बड़े मामलों की सुनवाई प्रारंभ की गई। इसके बाद देखा जाए तो यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। तब तक भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस घटना को, यह घटना 5 फरवरी 1922 को घटी थी, जिसका नाम था चौरी चौरा। यह इतिहास में
बेहद फेमस घटना है। जब भारतीय इतिहास का अवलोकन हम लोग करेंगे तो चौरी चौरा कांड को पढ़ने को मिलेगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का अपने चरम सीमा पर था। तब तक 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हमारे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक अंग्रेजी थाने में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 से 23 अंग्रेजी पुलिस कर्मी जलकर भस्म हो गए। जैसे ही भस्म हो गए, जैसे ही उनको नुकसान हुआ तो अंग्रेजी सरकार एक्शन में आ गई और भारतीय क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। महात्मा गांधी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया, स्थगित कर दिया। जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो कांग्रेस के भीतर ही विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके तहत कांग्रेस के कुछ लीडर ने महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन को स्टॉप करने को लेकर काफी महात्मा गांधी से नाराज थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, कई ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर थे जिनके विचार बाकी लीडरों से नहीं मिलते थे, क्योंकि कुछ कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि जब तक हम एक्शन में आकर अपने मांग को पूरी जो है तत्परता के साथ अंग्रेजी सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक अंग्रेज हमें स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहे अगर जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठाएंगे, लेकिन पूरी तरह से काउंसिल का बहिष्कार करेंगे, परिषद में हम लोग नहीं जाएंगे, अपने पदों का त्याग करेंगे। महात्मा गांधी बहुत से ऐसे लीडर थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहा कि नहीं, यदि हम उनके काउंसिल का बहिष्कार कर देंगे, परिषद का बहिष्कार करेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेज हमारी बातों को नहीं सुन सके और हमारी कोई महत्व न रह जाए। इसलिए हमें काउंसिल में रह कर ही, मेंबर रह कर ही अपने बात को गंभीरता से रखना है, तो अंग्रेजी सरकार इन बातों को जरूर ध्यान देगी। तो इस प्रकार विचार नहीं मिल पाए, कांग्रेस के कुछ लीडरों में ही मनमुटाव हो गया, जिसको लेकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने सन 1923 ईस्वी में एक अलग पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की, तो इसका आंसर होगा 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कोई एक में आ जाए, कोई एक आ जाएंगे तो उसको निसंकोच जो है ट्रिक लगा दीजिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। हालांकि इसका भी जो उद्देश्य था, जो विजन था, स्वराज को ही प्राप्त करना था, लेकिन थोड़ा रास्ते भिन्न थे, रास्ते अलग थे। कांग्रेस के बाकी लीडर चाहते थे कि जब तक हम काउंसिल का बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पदों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, तब तक अंग्रेज हमारी बातों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अगर अपने बातों को मजबूती तरीके से रखना है तो हमें पूरी तरह से अपने पदों का बहिष्कार करना होगा। लेकिन मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, कुछ कांग्रेस के लीडर थे जो ये चाहते थे कि यदि हम अपने पदों का त्याग करते हैं तो फिर आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार हमारी बात को नहीं सुन पाएगी। इसलिए बात नहीं बन पाई, जिसको लेकर ये अलग होकर एक अलग पार्टी बनाए, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट। ध्यान दिया जाए, टॉपिक को हम कवर करेंगे। अभी आप लोगों को हम समझाने के उद्देश्य से जो है बता रहे हैं नेहरू रिपोर्ट क्या था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत लॉर्ड बिकनहेड एक अंग्रेज अधिकारी था, वायसराय था, उसने भारतीयों को एक चैलेंज दिया था कि अगर इंडिया आजाद होना चाहता है तो इंडिया के जितने लीडर हैं अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ताकि हम भी देखें कि अगर हमारे जाने के बाद कैसी प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, वो चला पाने में सक्षम होंगे कि नहीं, वो जो है शासन व्यवस्था को संभाल सकते हैं कि नहीं।
यदि कंस्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, उस कंस्टिट्यूशन से अगर हम प्रभावित होते हैं तो हो सकता है कि हम जो है भारतीयों को स्वराज प्रदान कर देंगे। इसको लेकर मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में बात नहीं बन पाई, जिसके कारण जो संविधान का कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया। इसके बाद भारत में आगमन होता है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन ये क्या था भी? साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में 1919 ईस्वी में आया था। इस कमीशन के तहत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सुधारों की समीक्षा करना था, लेकिन साइमन कमीशन ने घोषणा किया था कि हम अब 10 वर्ष के बाद आएंगे और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे ताकि सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन यह समय से पूर्व ही सन 1928 में साइमन कमीशन आ गया। इसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन। इन्हीं के नेतृत्व में, सर जॉर्ज के नेतृत्व में इस साइमन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन जब भारत साइमन कमीशन आया तो उसका चारों तरफ से बहिष्कार होने लगा। साइमन कमीशन हो गए। क्यों बहिष्कार होने लगा? क्योंकि सबसे पहले यह बात लोगों के दिमाग में आ गया कि यह 10 वर्ष के पश्चात आने वाला था, लेकिन समय से पूर्व क्यों आया। दूसरी बात यह थी कि इस कमीशन में जितने सदस्य थे, जितने मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज मेंबर थे। उनमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसको लेकर भारतीय नेताओं में नाराजगी उत्पन्न हुई और चारों तरफ साइमन कमीशन का बहिष्कार होने लगा। साइमन कमीशन हो गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। तभी इसी बीच में पब्लिक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जिस मुठभेड़ के तहत कुछ लाठियां जो है लाला लाजपत राय के सर पर पड़ जाती है और लाला लाजपत राय जो है वहीं पर अपना प्राण त्याग देते हैं। लाला लाजपत राय के इस जो है निधन के पश्चात पूरे भारतीयों में रोष उत्पन्न हो जाता है और महात्मा गांधी भी इस घटना से काफी दुखी होते हैं। 1.5 मिनट का टाइम है, इसलिए हम अब अगले बार आएंगे तो पूरी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना है। तो देखा जाए तो आप लोग से मैं उम्मीद रखा हूं कि आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रयास से मत पीछे हटिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो पूछिए। बहुत जल्द ही स्कूल खुलने की उम्मीद किए जा रहे हैं। हो सकता है कि 15 जून तक लगभग स्कूल खुल जाना चाहिए। आगे क्या सरकार फैसला लेती है, लेकिन सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का हम लोग पालन करना है, गाइडलाइन करना है। उसी के तहत हमें जो है रहना है, घर पर ही रहकर तैयारी करना है। तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। कुछ दिन तक मैं रुक गया था, नहीं आ पाया था, कुछ कारण उत्पन्न हो गए थे, लेकिन फिर हम आप लोगों को क्लास रेगुलर एक दिन गैप करके लेते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।